चलो जी करें स्टार्ट। कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने किसकी बात कर रहे थे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। किसकी बात कर रहे थे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? बताओ। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जब आप ऐड करोगे, ऐड करते हैं तो बीच में बच जाती हैं वॉइड्स, और वॉइड्स के अंदर जिनकी मिनिमम साइज होती है, एच ब्लॉक के एलिमेंट्स हो सकते हैं या पी ब्लॉक के, वो आकर के फंस जाते हैं, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है अपन को? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आगे बात समझ में? चलो बताओ। इसके बाद में केमिकली रूप से क्या होते हैं ये? नॉन रिएक्टिव, नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। अरे इनका रेशियो फिक्स नहीं होता, कितने ही जुड़ सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इनका? हाई होता है। हार्ड इन नेचर, अर्थात नेचर में क्या होंगे? ये हार्ड हो जाएंगे। आगे बात समझ में? इसके बाद में क्या आ गया? ये फिजिक्स आ गई क्या? चलो आज अपन जो बात करेंगे, अब मेरे को बताओ स्टार्टिंग में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार आइडिया दे दे। सबसे पहले अपन ने बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया। आईपी पढ़ लिया क्या? उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ ली क्या? पढ़ लिया। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पढ़ लिया क्या? उसके साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद में बेटा डेंसिटी पढ़ लिया क्या? डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ लिया। और क्या पढ़ा? एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। और क्या? कलर प्रॉपर्टीज। और क्या पढ़ा? क्या? हाँ वो तो पढ़ना ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन, ठीक है, ये पढ़ लिए। अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी तो पढ़ लिया। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और बताओ, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसकी बात करेंगे? या इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एग्जांपल थोड़े लिखे थे अपन ने, लिख लो दो चार, क्या जाता है लिखने में अपना। एग्जांपल लिख लो TIC, इसके बाद MN4C, ठीक है। इसके साथ में FeO, NiO, ETC। अब इनका स्टोइकोमेट्रिक क्या होता? नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कैसे? टेट्रा मैंगनीज कार्बाइड, TiH, और TiH के अलावा और क्या लिख सकते हो? Fe3C। अब ये ETC यहां लगा दो। आगे बात समझ में? नाम में क्या रखा? काम देखो, ठीक है, नाम कोई नहीं पूछेगा। कार्बाइड होते हैं ये, कार्बन के साथ बनाएगा तो कार्बाइड, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो हाइड्राइड, इस तरीके के कंपाउंड होते हैं ये। आगे बात समझ में? चलो जी, अब बात करेंगे किसकी? कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अब? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसी का दूसरा नाम होता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। क्या हुआ?
हीट ऑफ एटमाइजेशन। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, अगर इसकी आपको हवा लेनी है तो पीछे हो जाओ थोड़ा। चलो अब देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल के अंदर क्या मिलेंगे? सॉलिड फेज में मिलेगा, वो सॉलिड से उसको गैस में चेंज करने के लिए जितनी अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसे क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्योंकि एंथैल्पी और हीट एक ही बात होती है। आगे बात समझ में? तो एक क्रिस्टल बना दो पहले तो। ये सारे सेम साइज के हैं, अलग अलग नहीं है, बस बन गए। ठीक है, ये क्रिस्टल ऐसे होगा, जुड़ेगा आपस में। ठीक है, ये सीधा भी है, टेढ़ा लग रहा होगा तुम्हें, घुमाओगे इसको थोड़ा बहुत। ठीक, अब देखो मैंने बोला कि आयरन का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? आयरन का। तो आयरन भर दो इसके अंदर। ये भी आयरन, ये भी आयरन, और ये भी आयरन, ये भी आयरन, ये भी आयरन, और ये भी आयरन। ये है क्रिस्टल। ठीक है जी। अब क्रिस्टल को मैंने किया हीट। क्या किया? हीट। हीट करते ही ये आ गया Fe सॉलिड के अंदर। क्योंकि जैसे क्रिस्टल को हीट किया, इसमें से एक पार्टिकल आके कहाँ गया? बाहर आ गया। और बाहर आते ही सॉलिड को फिर मैंने हीट कर दिया बेटा, तो ये चला गया गैसियस स्टेट में। इसमें चला गया गैसियस एटम। मतलब यहाँ एटम, ग्रुप ऑफ एटम है, एटम्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने सॉलिड में यूज किया। सॉलिड को जब मैंने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये गैसियस एटम में। एक्चुअल में ये क्या हो चुका है अब यहाँ से यहाँ जाने पर? सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन एनर्जी। लेकिन यहां से अगर आप इसको हीट दोगे तो फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट को ही क्या बोलते हैं अपन? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के ही नाम होते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, अब देखो, किसी भी क्रिस्टल को उसके पार्टिकल में या एटम में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे किस नाम से जानते हैं अपन? बोलो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो लिखो, पहले डायग्राम बना लो, बनाओ फटाफट। बना लिया जी? बना लिया? बनाओ बनाओ आप। जिन्होंने बना लिया वो डेफिनेशन लिख लो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट the energy required to convert lattice into gaseous atom is known as
is known as enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. इसके बाद में लिखना है लैटिस। लैटिस लैटिस का मतलब होता है जालक। क्या होता है? जालक। क्रिस्टल हो गया वो। किसी क्रिस्टल को उसके गैसियस एटम में चेंज करने के लिए जितने एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या बोल देंगे अपन? बोलो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि सभी का मतलब वही होता है। ठीक है, यदि कंबशन करा रहे हैं तो कंबशन के लिए जितनी चाहिएगी, फॉर्मेशन करा रहे हैं तो फॉर्मेशन के लिए जितनी चाहिएगी, तो ऐसे इनके नाम हैं। लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। यदि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बताओ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड के ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या हो जाएगा भैया? बोलो, बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? चलो बताओ, स्कैंडियम का ज्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा या फिर जिंक का? जिंक का क्यों होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने जिंक में और स्कैंडियम में? 1, इसलिए किसका होगा? स्कैंडियम हो। तो लिख लो भैया, क्वेश्चन लिख लो। चलो क्वेश्चन लिखो, वाई डू, ये बना लिया बेटा। क्वेश्चन लिखो, वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट shows या उसी का दूसरा नाम होता है एग्जिबिट। हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। समझ में आई कहानी? आपको क्वेश्चन तो यही आएगा पेपर के अंदर कि चलो बताओ भाई, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों शो करते हैं? बताओ। बिकॉज स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्या लिख लोगे आंसर? बिकॉज स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, और ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। काफी बार हमारे दिमाग के अंदर ये आता है कि मेटेलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे,
क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन होने कैसे चाहिए, अनपेयर्ड। कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड। तभी क्या कहलाएगा भैया, पेयर में कैसे होगा बताओ, अनपेयर्ड जितने ज्यादा होंगे। तो एक तो होता है सिस्टमेटिक चीजें, एक सिस्टमेटिक बैठे हो आप, और एक कोई ऐसे बैठा है, एक कोई ऐसे बैठा है, एक कोई ऐसे बैठा है। अब इनमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या यहाँ ज्यादा देनी पड़ेगी, बोलो। ये तो सीधे है ना सिस्टमेटिक, तो इनको तो तोड़ना आसान है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इनको एक एक को बुलाना पड़ेगा, भैया आओ इधर, पहले तो सीधे बैठो तुम सभी आके। आपने कहीं देखा है, कहीं जाते हैं अपन तो कोई ऐसे बैठा है बस में, बच्चों को जैसे बैठा के ले जाना, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, तुम भी बच्चे ही हो, बड़े नहीं हो, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, तो वो गाड़ी की जो सीट होती है ना अंदर की साइड, ये जैसे सीट बनी हुई है, ये तो आगे वाली, ये पीछे वाली, उनको इन पे बैठना पसंद नहीं है। वो डिग्गी होती है ना पीछे की साइड वाली, उसमें ज़्यादा पसंद करते हैं बैठना। तो उनको सिस्टमेटिक, अब ये तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे सिस्टमेटिक हैं, इनको तोड़ना तो आसान है, इजीली है। जबकि जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां आपको हायर एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा, तो मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होता है वहाँ। आगे बात समझ में, बोलो भाई। तो याद रखनी ये बात, जब भी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, तो दिमाग के अंदर आपको एक ही बात याद रखनी है, कैसे भैया, अनपेड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो सेकंड क्वेश्चन लिख लो। In the series scandium to zinc, in the series scandium to zinc, in the series scandium to zinc, the enthalpy of atomization, the enthalpy of atomization, the enthalpy of atomization of zinc is lowest, of zinc is lowest, zinc is lowest. Why?
बोलो भाई क्या आ रहा है आंसर, बोलो क्या आंसर आ रहा है। जिंक क्यों रखता है, आपको पता है बेटा, जैसे ही आप क्या करोगे, स्कैंडियम से जाओगे जिंक तक, कहां तक जाओगे, जिंक तक। अलग सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ये, ठीक है। स्कैंडियम से जिंक तक जाओगे, यहां बेटा D1 है, क्या है D1, और यहां क्या है D10। अब D1 में, D1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और D10 का मतलब फुली फिल्ड है, ये क्या है फुली फिल्ड, फुली फिल्ड है। और फुली फिल्ड का मतलब बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या हो गया, लेस हो गया। 0 कैसे होगा, लेस, ठीक है। अपने को बहुत कम हीट देनी पड़ेगी यहाँ। आगे बात समझ में, फुली फिल्ड है इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। तो बताओ हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गया, हीट बोलो या एंथैल्पी बोलो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गया, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। इसको कर देंगे छोटा लो, आ गई बात समझ में भाई, कोई परेशानी। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गया, मिनिमम, बना लो। ये कोई बोर्ड में थ्योरी बना लो ना, थ्योरी बना सकते हो ना। when we going to left to right, unpaired electron increase up to copper, ठीक है। then we reach, इंक्रीज हो रहे हैं मैग्नीज तक, देखो D1 D2 D3 D4 D5। अब कोई बच्चा बोलेगा D6 हो रहे हैं, D6 नहीं है, फिर एक पेयर हो चुका है, फिर D4 D3 D2 D1 और D0। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब आप कहो सर 4 कैसे आई है, तो देखो बेटा स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, टाइटेनियम में 2 हैं, और ये सारे केस बता रहा हूं +2 की केस में, कैसे बता रहा हूं +2। जबकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एस इलेक्ट्रॉन को तो काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि कह रखा है इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कितनी होती है, +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले दे के बैठे हैं, उनका तो अपने को लेना देना है ही नहीं। अपना काम है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो डी के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना। आगे बात समझ में, चलो स्कैंडियम टाइटेनियम, ये हो गया वेनेडियम, अब ये क्रोमियम है और ये मैग्नीज है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेटल है बेटा +2 के अंदर, यहाँ क्या है +2 के अंदर। अब D6 होता है, आयरन का कितना होता है D6। अब D6 देखोगे आप तो D6 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गए, बाकी बच्चे कितने, 4 ही तो बच्चे हैं, तो ये Fe का है। इसके बाद D3, जैसे कोबाल्ट में भरा आपने, तो कोबाल्ट में 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कोबाल्ट के। उसके बाद में निकल के बाद में D8 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के। उसके बाद में कॉपर में D1 1 इलेक्ट्रॉन है, D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और D0 किस में आ रहा है, जिंक में। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में या नहीं, बोलो। आगे बात समझ में, तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते 0 हो गए, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 वहां पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गया, मिनिमम। आगे बात समझ में, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
हाँ, इजीली चला जाएगा ये गैस में। सबसे ज्यादा तेज कम कौन जाएगा बताओ? सबसे कम कौन जाएगा? मैग्नीज, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ठीक है। और हीट ऑफ एटोमाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि मैंने जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था ना, तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट की बात की ही नहीं की थी ना। तो आगे डाल लेंगे नोट, पेपर के ऊपर की साइड में नोट डाल के लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और हीट ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये बनाओ, पहले सारी चीज लगा चुका हूं वैसे मैं तो। ये जो मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखा है ना बेटा आपको, ये काम के हैं आपके। क्योंकि काफी बच्चे आयरन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने गिनते हैं? 6। भर के देखते नहीं है, उनको लगता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से होंगे। तो इसलिए याद रखना है, 5 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। 5 के बाद फिर कम होते जाएंगे, 5 तक बढ़ेंगे, फिर 5 के बाद 4, 3, 2, 1 ऐसे आते जाएंगे। आगे बात समझ में? अब डालो नोट। क्या डालोगे जी? नोट, NOT। याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है। इसके बाद में एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के भी तो होते हैं। तो सब कुछ किस पर टिका हुआ है? कहानी बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा, वहां सारी चीजें ज्यादा होंगी। अब मैं सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको इसके अंदर, ठीक है, छोड़ नहीं रहा कुछ भी, ताकि आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, उसके लिए ये बोर्ड के लिए तो सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, कितने लेक्चर लग गए इसमें? 7-8 लग गए अभी तक, 7-8 हो गए। लेकिन ये लेक्चर होते हैं 15-20 तक जाते हैं जब बढ़िया पढ़ते हैं तो। और अगर टाइम से पहले कराना हो तो 4-5 दिन में भी हो जाता है काम। ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से लेकर चल रहा हूं आपको, यदि कोई आप एग्जाम भी दोगे ना, तो भी आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। बोर्ड के अंदर तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो भी कोई एग्जाम दोगे तो उसके अंदर भी आपको इसमें से क्या मिल जाएंगे? क्वेश्चन। आगे बात समझ में? चलो जी, अब क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट जिसके लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा बताओ? टंगस्टन के लिए ही होगा। फिर किसके लिए होगा? टंगस्टन के लिए। मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ही होता है।
बाकी बॉइलिंग पॉइंट के लिए अलग फैक्टर भी है, एक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर मास ज्यादा होगा तो उसका भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर कॉप ओजी 118 पे आ रहा है, तो ओजी का होना चाहिए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर के हिसाब से। लेकिन आपको डी ब्लॉक की बात कर रहा है, तो डी ब्लॉक के अंदर आप कहोगे सर जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम ये होना चाहिए, तो उनके लिए क्या होगा फिर बताओ। कॉपरनीशियम में तो क्या होगा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गई, 0 या मिनिमम हो गई, तो उसके लिए मिनिमम हो गई, तो फिर क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही रहेगा। लेकिन मैं टकराया रेल से, और रेल के नीचे क्या आता है, कौन सा एलिमेंट है बताओ। कॉपरनीशियम से पहले रोंटेजियम, और रोंटेजियम से पहले रदरफोर्ड, डूबे, सी में बोहर, अस्मत, डर से रोए कौन, डर से तो डीएस आता है शायद, डीएस के करीब आता है। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा ना उसके लिए ज्यादा होगा, ताकि आपको पूछेगा नहीं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में चक्कर है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा देखा जाता है लिक्विड का, इसका देखा जाता है लिक्विड का, जबकि ये तो सॉलिड है सारे। बस एक आइडिया लगा लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन की। आगे बात समझ में। नेचर ऑफ ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं। वैसे मैं पढ़ा के आया हूं तुम्हें क्लास 11th में, पढ़ाया क्या कहीं, चलो तो अभी पढ़ा देते हैं। पहला लिखो बेटा न्यूट्रल। मैं सारी बातें कर रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर, आपको दे दे H2O, N2O, NO, ETC, ये सारे कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। क्या है, न्यूट्रल। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करेंगे बेटा बेसिक की। किसकी बात करेंगे, बेसिक की। बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। यदि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कितनी हो बेटा, +1 हो सकती है, +2 हो और +3 हो, तो वो सारे ऑक्साइड किस नेचर के होंगे बताओ, बेसिक नेचर के। किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के। यदि सेकंड थर्ड एसिडिक नेचर के, एसिडिक नेचर में आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ग्रेटर देन होनी चाहिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से। किससे, +5 हो सकता है, +6 हो सकता है, +7 हो सकता है। ये सारे किस नेचर के हो जाएंगे बोलो, एसिडिक नेचर के। किस नेचर के, एसिडिक नेचर के। उसके बाद बात आती है एम्फोटेरिक। क्या बात आती है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर के कौन कौन होंगे बेटा, जिनकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल या तो हो बेटा +4, कितनी हो, +4, एक तो ये हो सकते हैं, और फिर मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी, कौन सी ट्रिक थी वो बताओ, जनाबे अली। चलो भाई ऊपर चलो। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या, चलो। इसके बाद में मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी इसकी, जनाबे अली गाया सुनाया करे, वो सब आसमानी प्रभु, वो सब आसमानी प्रभु, यही है 35-33, वो सब आसमानी प्रभु 35-33। तो देखो 35-33 का मतलब ये, और ये +3 में, और ये +3, इनके नेचर होंगे, तो ये सारे किस नेचर के हो जाएंगे बोलो, एम्फोटेरिक नेचर के। तो याद रख लो, जनाबे अली गाया सुनाया करे, वो सब आसमानी प्रभु। 35-33 का मतलब हो गया क्रोमियम +3 में होना चाहिए, वेनेडियम +5 में होना चाहिए, एंटीमनी +3 में होना चाहिए, और आर्सेनिक भी किस में होना चाहिए, +3 में। अब ये नहीं कहेगा कोई सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें अपन, ये सारी चीजें पढ़ के आए हो पूरा चैप्टर क्लास 11th में। हाँ अभी एग्जाम्पल कराऊंगा।
लिखो फटाफट लिखो। कितना ही आ जाए इसका, जहां जिंक दिख जाएगा ना वो सारा एम्फोटेरिक में चला जाएगा, तभी तो ट्रिक है। बाकी इसके अलावा कुछ भी दिखे आपको, तो जैसे मैंने दे दिया Na2O, Na2O किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का। किस नेचर का, बेसिक नेचर का। बनाओ बनाओ फटाफट। और यदि आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ ले तो ये भी किस में चला जाएगा, CO। ये सारे न्यूट्रल होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेटल +1 +2 +3, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ये +5 +6 और +7 और +8, कितना ही चला जा, तो इसको आप इसकी जगह क्या लिख लोगे, इक्वल कर लो इसको, चाहे इसको कर लो इक्वल, मतलब इतनी होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल +5 +6 +7 और ये इतनी, तो भैया +1 +2 और +3 वाले कहाँ आ गए, बेसिक के अंदर आ गए। +4 वाला एम्फोटेरिक में चला गया, +5 +6 +7 और +8 तक के किस में चले गए, बोलो, एसिडिक में। और इसके बाद में ऑक्साइड्स प्लस, क्योंकि सारे ऑक्साइड्स आपको नॉन मेटल के मिलेंगे, ये ऑक्साइड्स विद नॉन मेटल, क्योंकि मिलने वाले भी नॉन मेटल के ही हैं। ऑक्साइड्स विद प्लस विद नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन से, P ब्लॉक के एलिमेंट, कौन से, P ब्लॉक के एलिमेंट। आगे बात समझ में, किसकी, तो ट्रिक क्यों बनी थी ये, +4 में हो या तो ऐसा काम, या फिर कहीं आपको जिंक दिख जाए, बेरिलियम दिख जाए, एल्यूमिनियम दिख जाए, गैलियम दिख जाए, टिन दिख जाए, क्रोमियम +3 में दिख जाए, वेनेडियम +5 में मिल जाए, एंटीमनी +3 में मिल जाए, आर्सेनिक +3 में मिल जाए और P भी मिल जाए, तो आपको याद रखना है इनके साथ आपका जो भी ऑक्साइड होगा वो किस नेचर का हो जाएगा बेटा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब जानते हो क्या, जानते हो क्या, चलो एग्जांपल करें, ये याद रखना है आपको, मैंने भी कहीं से सीखा था ये, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक क्या है उसमें रिएक्टिविटी सीरीज की जो ट्रिक होती है ना, एनसीईआरटी में दे रखी है, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फैलाकर। अब मैंने वो एक बार बता दी किसी को, तो यूट्यूब पर कमेंट आए कि ये तो उन सर ने बताई थी। अरे मैंने भाई उन सर ने भी तो कहीं से सीखी होगी, अब वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है नीचे की साइड। आई समझ में ये बात, याद हो जाएगी। अब एग्जाम्पल बताऊं, चलो भाई एग्जाम्पल लिखो। मैंने लिखा बेटा एग्जाम्पल MnO2, क्या लिखा, MnO2, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा B2O5, B2O3, ठीक है। इसके बाद लिखा मैंने N2O, ठीक है। एक लिखा Na2O, एक लिखा जिंक ZnO, एक लिखा बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। एक लिखा मैंने Al2O3, ठीक है। एनसीईआरटी के ले लूं, एक लिखा मैंने FeO,
एक लिखा मैंने Cl2O7। अब ये सारे लिखा रहा हूं मैं, डी ब्लॉक के नहीं, सारे जो आपको समझ में आ जाए किस तरीके के ये Cl2O। एक लिखाया मैंने PbO और एक लिखाया मैंने MnO। अब समझने वाला तो इतने से समझ जाएगा, नहीं समझेगा। कितने हो गए एग्जाम्पल? 4, 8 और 12 एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ऑक्साइड में देखा जाएगा। तो ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मान के चलोगे? -2। कितनी मान के चलोगे? -2। आगे बात समझ में? अब बताओ MnO2, तो ये +4 में आ रहा है क्या? क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का 4, D2O5 5 दूना 10, 10/2 करोगे तो +5, और इसके बाद 3 दूनी 6, 6 में बटे 2 +3 आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए तो 7 दूनी 14, 14/2 करोगे तो 7 +7। ठीक है। PbO +2 आ रहा है, ZnO +2 आ रहा है, Na2O +1 होता है एक का, तो 2 का +2 हो जाएगा, तो +2 कर लेंगे कि 2 है इसके अंदर। N2O में ऑक्सीजन का -2, तो इसका भी कितना आ रहा है? +2 आ रहा है 2 का। ठीक है। इसके बाद में BeO +2 आ रहा है, Al2 3 दूनी 6, 6/2 करोगे तो +3, FeO +2 में आ रहा है, और MnO +2 में आ रहा है। आगे बात समझ में? अब मैं पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार लिखूंगा क्या है और क्या होना चाहिए। जो पहले गलती करेंगे वो तो पहले गलती वाला लिखेंगे, फिर जो सही है वो लिखेंगे। अब मेरे को कुछ नहीं पता इसके अंदर, क्या नहीं पता? कुछ नहीं पता। मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट से देखूं तो मेरे को लग रहा है भैया ये एम्फोटेरिक। क्या लग रहा है? एम्फोटेरिक लग रहा है। क्या लग रहा है? B2O5 5 है, 5 से मेरे को ये एसिडिक लग रहा है, ये 3 से बेसिक लग रहा है। क्या लग रहा है? बेसिक। ये 7 से एसिडिक लग रहा है। ठीक है। N2O, इससे मेरे को लग रहा है ये बेसिक। क्या लग रहा है? बेसिक। Na2O, ये भी बेसिक लग रहा है, ये भी बेसिक लग रहा है, और ये भी बेसिक ही लग रहा है। लगने को क्या है? लग ही रहा है। ठीक है। और BeO, ये भी बेसिक ही लग रहा है। Al2O3, ये भी बेसिक ही है, और FeO, ये भी बेसिक है, और ये भी क्या है बेटा? बेसिक है। अगर मेरे को ट्रिक नहीं पता है तो आप पेपर के अंदर ये करके आओगे, 101% करके आता है बच्चा ये। ठीक है। लेकिन अब लोचा क्या है इसके अंदर कि अपने को पता है ट्रिक, और ट्रिक पता होते ही मैं स्टार लगा दूं। अब तो देखो MnO2, ये एम्फोटेरिक ही होता है, सही बात है ये। ठीक है। इसके बाद में B2O5, तो मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी, जनाबे अली गाया सुनाया करे वो सब आसमानी प्रभु, वो सब आसमानी प्रभु। बेनेडियम बेटा किसमें हो? +5 में हो। किसमें हो? +5 में हो। तो बेनेडियम +5 में कहां दिख रहा है? ये दिख रहा, +5 में दिख रहा है, तो ये बात हो गई गलत। क्या हो गई? गलत। इसका जो नेचर होगा वो होगा एम्फोटेरिक। क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, हो जाएगा। B2O3 ऐसा कुछ लिखा था अपन ने, देखो इधर B2 ऐसा कुछ लिखा था। अब आपको सर B आ रहा है, B ओनली ऑन +5 में होगा, तभी किसका होगा? एम्फोटेरिक नेचर का। बाकी थोड़ी है कहीं नहीं है। नहीं है तो फिर कोई परेशानी नहीं है, इसमें जाने दो इसको। बोलो भाई, फिर बेसिक नेचर का ही सही है ये। ठीक है। Cl2O7 +7 में, तो +7 वाला भी एसिडिक ही हो गया। ठीक है। N2O देखो, N2O ये रहा। N2 कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है बेटा? न्यूट्रल। तो बताओ N2 कैसा हो गया? ये गलत हो गया, और ये हो गया न्यूट्रल। थोड़ा जगह बना के लिखना, न्यूट्रल। ठीक है। Na2O बेसिक है, सही बात है ये। ZnO बेसिक होना चाहिए। ZnO कैसा होना चाहिए? बेसिक। लेकिन अपन ने ट्रिक में लगा रखा है जनाबे अली, Zn से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बेटा एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक। ठीक है। PbO, जनाबे अली गाया सुनाए करे वो सब आसमानी प्रभु, ये बेसिक नहीं होता, ये भी एम्फोटेरिक ही होता है। एम्फोटेरिक। आगे बात समझ में? इसके बाद में BeO, जनाबे अली, तो ये बेसिक है, बेसिक गलत है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक।
ठीक है। Al2O3 जनाबे अली गाया सुनाया करे, तो ये बेसिक नहीं होता बेटा, ये भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक, ठीक है। FeO ऐसा कुछ लिखा है नहीं अपन ने, तो ये बेसिक सही है। फिर MnO में कुछ नहीं लिखा, तो ये भी कैसा सही है, बेसिक। आगे बस समझ में। अब आप बताओ MnO4 माइनस किस नेचर का होगा, बताओ जी किस नेचर का होगा, ये होगा एसिडिक नेचर का। कैसा होगा, एसिडिक नेचर का, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं आई कर लोगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जेई मेंस में इसका और नीट में, सीधा सीधा, ठीक है। जब हमें पढ़ाया गया था तो हमें ऐसे नहीं समझाया गया, हमें बस सीधा लिखा दिया और एग्जाम्पल से बस लिख दिया, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन हमने आपको समझाने की क्या की है, कोशिश की है। आपको समझ में आया ये बात, पहले गलती वाली चीजें लिखो फिर उसको सही करके लिखो, ठीक है। ये गलतियां यहां कर लोगे तो पेपर के अंदर नहीं होंगी, और अगर यहां नहीं करोगे तो पेपर के अंदर 101% होगी। आगे बात समझ में भाई, बोलो कोई परेशानी किसी को। आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। ये चैप्टर अभी और चलेगा, ठीक है। काफी अभी ये भी बोलेंगे कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो इसको, इतना है नहीं। बाकी जब एनसीईआरटी को रीड करके देखोगे ना, तो एनसीईआरटी क्या छोटी छोटी बातें कह करके और बहुत बड़ी चीजें बताती है। इसकी टेबल दे रखी है आपको एनसीईआरटी के अंदर, क्या दे रखी है, टेबल, और टेबल से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर। आगे बात समझ में। चलो तो आज की लगते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। थैंक यू।